बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान हैं, हर पाकिस्तानी बहुत परेशान है। पाकिस्तान में सिर्फ एक खबर है और वह है पेट्रोल की कीमत 458 रुपये। कोई सोच भी नहीं सकता था। 78 साल पाकिस्तान को बने हो गए। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे हालात नहीं देखे गए। हमने जंगें देखी हैं, बहुत से बुरे हालात देखे हैं, सैलाब देखे हैं, कुदरती आफात देखी हैं, लेकिन ऐसा माहौल नहीं देखा। 458 रुपये फी लीटर पेट्रोल। और दुनिया भर में जितना इंपैक्ट देखा जा रहा है पेट्रोल की कीमत में, उनमें जिन ममालिक में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है उनमें पाकिस्तान है। अब ये सब कुछ जुड़ा हुआ है जंग से, वो जंग जिसमें हम बराह रास्त शामिल नहीं है, लेकिन इस जंग का इंपैक्ट पूरी दुनिया पर आया है, असरात पूरी दुनिया में आए हैं। महंगाई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, लेकिन जितना पाकिस्तान में इसका असर देखा जा रहा है, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, दीगर लिहाज से भी दुनिया भर में और कहीं नहीं है। अब ऐसे ही हालात में यह खबर भी आ जाए कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब वापस मांगे और पाकिस्तान ने फैसला कर लिया जी हम $2 अरब उनको वापस कर रहे हैं, तो सोचिए इसका मतलब यह है कि यूएई भी मुश्किल का शिकार है, खलीजी ममालिक मुश्किल का शिकार हैं, और IMF भी हमारी नहीं मान रहा। अभी IMF को मनाने की कोशिशें हुई, लेकिन नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का ट्रंप पर उतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि ट्रंप के जरिए IMF को कहा जाए कि जी हमें सब्सिडी आप देने दें मजीद। IMF ने कहा कोई और सब्सिडी नहीं। माहिर माशियात भी ये कहते हैं जी अभी सब्सिडी दे देते तो और आगे इंपैक्ट आना था। कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपए माहाना रिलीफ दिया जाएगा। क्या यह काफी होगा? क्योंकि अगर पेट्रोल में रिलीफ है तो बाकी जो चीजें महंगी होनी है, खाने पीने की अशिया, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले कह रहे हैं जी हम मजबूर हैं, हमें 60% किराया बढ़ाना पड़ेगा, हमारे कारोबार को बड़ा नुकसान होगा, लोग चीजें उस तरह मंगवाएंगे नहीं, इतनी महंगी हो जाएंगी, हम क्या करेंगे। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले वो कह रहे हैं जी हम भी बड़े परेशान हैं, 65% हम भी किराया बढ़ाएंगे, लोग सफर करना कम कर देंगे, हमारा कारोबार भी गया। पेट्रोल डीलर्स वाले, टैंकर्स वाले वो कह रहे हैं कि जी हमारा मार्जिन बढ़ा दें। यानी एक ऐसा इंपैक्ट आ रहा है जो हमने तारीख में नहीं देखा। इतना तो चंद साल पहले पेट्रोल महंगा नहीं था जितना आज सिर्फ एक दिन में बढ़ाया गया है, 137 रुपए। अब इसमें बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि 106 रुपए आप पहले ही टैक्स ले रहे थे, लेवी ले रहे थे बराह रास्त, और भी टैक्सेस हैं, दीगर मरात में 200 रुपया तो वो बन जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर कीमत देखी जाए, उसको रुपए में कन्वर्ट करें तो 246 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल बनता है। बाकी सारा कुछ जो है वो किसी का पेट्रोल का मुनाफा है, किसी के डीलर का मुनाफा है, कोई पेट्रोल पंप वाले का है, और सबसे ज्यादा इसमें टैक्सेस हैं। कुल मिला के 200 रुपया ही बनता है। तो 106 रुपए जो लेवी थी वो बढ़ाकर 161 रुपए कर दी गई, 55 रुपए बढ़ा दी। लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा आप 55 रुपए कम कर देते टैक्स, पूरी दुनिया में कई ममालिक ने किया है, लेकिन हमारे पास इसका मतलब है कहीं इसका कुशन बचा ही नहीं था। हमारे पास इतनी रकम ही नहीं है, इतने डॉलर्स ही नहीं है कि किसी तरह से कुछ किया जा सके। इसके अलावा अगर जंग की बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर अभी यह है कि आर्मी चीफ ही हटा दिया गया। अंदाजा लगाइए इसकी क्या वजह है। जंग के दौरान आर्मी चीफ नहीं हटाया जाता, इसका मतलब है कि जंग जैसी भी है अमेरिका की सोच के मुताबिक नहीं चल रही। दूसरी खबर सबसे बड़ी यह है कि पहली दफा इस चीज की तस्दीक हुई है कि ईरान ने अमेरिकी जहाज मार गिराया है और उसके पायलट की तलाश की जा रही है। अभी हम बराह रास्त हैं, अभी तक मैं देख सकता हूं, जो ही इसके हवाले से कोई खबर आई वो भी आपसे शेयर करेंगे। पायलट क्या कहा, ईरान का दावा है कि पायलट हमारे पास है। तो ये पहली दफा हुआ है जब से जंग है। मसूद रजा आप जानते हैं बहुत ही शफीक इंसान हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट भी हैं, और उनकी मेहरबानी के हम मौका देते हैं। चूंकि कराची से ताल्लुक़ है सबसे बड़े शहर से, तो वहाँ बारिशों के बाद की कुछ सूरत हाल वो भी इनके बड़े दिल की करीब होती है। क्या हालात हैं, पब्लिक में भी जाते हैं, तो उनसे इस बारे में मैं आखिर में बात करूँगा। आमिर खाकवानी साहब दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मसूद, सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोल के बारे में। इसका इंपैक्ट आप क्या देख रहे हैं? आवाम को अगर इकोनॉमी समझाने लगे हैं कि अच्छा जी ये इंपैक्ट था, वो तो नहीं समझते, क्योंकि ऐसा कभी हमने तारीख में नहीं देखा। इतना बड़ा इजाफा हमें भी समझ नहीं आ रही, हमें किस तरह से लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। बहुत से लोग सोच रहे हैं मुझ समेत कि अच्छा आप गाड़ी का इस्तेमाल छोड़ें, आप कोई स्कूटर लें, लेकिन मसला ये है कि उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। अगर मोटरसाइकिल वाले को कहेंगे साइकिल, तो उसके पास तो इतने बेचारे के पास पैसे नहीं है कि हजारों रुपए की साइकिल ही ले सके। बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आपकी मोहब्बत का आप याद करते हैं मुझे। उसामा भाई देखिए, बात यह है कि जो आवाम को तो मईशत बाद में समझेगी, मईशत हमें समझ में नहीं आ रही है। एक तवील अरसा हो गया सहाफत करते हुए, लेकिन ये जो साइंस है ये हुकूमत नहीं समझा पा रही कि ये इजाफा, इतना सारा इजाफा सिर्फ जंग की वजह से, ऐसा नहीं है। आपने नेवी का जिक्र किया, आपने जिक्र किया टैक्सेस का, वो बहुत ज्यादा है। हुकूमत टैक्स रेट बढ़ा नहीं पा रही।
जो पहले से मौजूद जराए हैं उन्हीं से मजीद टैक्स वसूल कर रही है, इस वजह से पेट्रोल महंगा है। अगर हुकूमत ज़राअत पर टैक्स लगा चुकी होती, रिटेलर्स पर टैक्स लगा चुकी होती, सुनारों पर, डॉक्टर्स पर, वकीलों पर, और एक टैक्स नेट को हकीकी तौर पर ब्रॉड कर चुकी होती, तो ये मुश्किल नहीं होती मुल्क को, और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो बेहतर पोजीशन में होते, हम बिल्कुल एच पे खड़े ना होते। तो जंग बिल्कुल एक वजह है महंगाई की, लेकिन यहां जो महंगाई की सूरत हाल है पूरे रीजन में नहीं है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा जैसे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो ये हुकूमत इसमें अपने जो खसारे है वो भी सेटल कर रही है। बहरहाल जंग एक मुश्किल वक्त है, उसमें मैं बिल्कुल कहूंगा कि एहतियात करनी चाहिए। जंग मजीद आगे बढ़ेगी तो अब तो जंग वहां पहुंच गई ना उसामा भाई, कि जहां पर वापसी अब तकरीबन मुमकिन नजर नहीं आ रही। अच्छा, कम से कम एक महीने तक तो, क्योंकि देखें मुज़ाकरात की जो कोशिशें हुई थी वो कोशिश तो नाकाम हो गई ना, वो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आए, शराइत एक्सचेंज हुई, अमेरिका की शराइत ईरान ने मुस्तरद कर दी, ईरान की शराइत अमेरिका ने मुस्तरद कर दी, पाकिस्तान और चीन ने कुछ 5 पॉइंट्स का एक और एजेंडा दिया जिस पर अभी तक दुनिया का कोई रद्द अमल नहीं है। तो बातचीत किसी जगह नहीं हो रही। तो एस्केलेशन कहां चली गई है? एस्केलेशन चली गई है अब सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही, जब आप एक दूसरे की सड़क को निशाना बनाने लगे, जब आप डेटा सेंटर्स को निशाना बनाने लगे, जब आप बिजली घरों को निशाना बनाने लगे, जब आप पानी के मंसूबों को निशाना बनाने लगे, तो इसका मतलब ये होता है कि अब जंग फौज और फौजों के दरमियान नहीं, ये एक दूसरे की कौम को ताराज कर देने वाली लड़ाई है। तो अब जंग एक नई एस्केलेशन पे चली गई। इसके बाद जो माहिरीन वो बताते हैं कि यही बचता है कि या तो एक आलमी जंग शुरू हो जाए, और आलमी जंग की जहां बात हो रही है तो एक हाइब्रिड आलमी जंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, ईरान जिस प्रिसिशन के साथ हमले कर रहा है, या अगर वो फैसला करता है कि मुझे नेतन्याहू के दफ्तर पे मिसाइल मारना है, तो नेतन्याहू के दफ्तर पे मिसाइल गिरता है। जब वो फैसला करता है कि मुझे इनके थार्ड और पैट्रियट को तबाह करना है, तो उनके थार्ड और पैट्रियट तबाह होते हैं। जब वो फैसला करता है कि मुझे सेंटकॉम का रडार उड़ाना है, तो रडार उड़ता है। और जब वो ये फैसला करता है कि मुझे सस्ते अपने मिसाइल और ड्रोन भेजने ताकि मैं इनका मजीद खर्चा कराऊं, तो वो ये करता है। तो एसिमेट्रिक वॉर लड़ रहा है, और इस जंग में पहले दिन से हम देख रहे हैं कि ईरान 2 कदम आगे है अमेरिका से। अच्छा, और हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं इस पर आएंगे, क्योंकि असल सवाल यह है कि कौन कितना अरसा खड़ा रह सकता है। क्या ईरान इस जंग को लंबे अरसे तक जारी रख सकता है? क्या वो सस्टेन कर सकता है इस जंग को? ये मैंने बात करनी है। लेकिन जो अभी बड़ी खबरें हैं, मैं चाहता हूं एक एक करके हम उस पर बात करें। एक तो आर्मी चीफ का तब्दील करना, वज़ीर दिफा अमेरिका के, वो जाहिर है कि अपनी अपनी बात अजीबोगरीब करते हैं, वो भी एक छोटे से डोनाल्ड ट्रंप हैं। आर्मी चीफ को उन्होंने हटा दिया। दौरान जंग कहते हैं नहीं हटाया जाता, इसका मतलब है कि जंग उनके मुताबिक तो नहीं चल रही। एक चीज ये। दूसरा, ईरान का जहाज गिराने का दावा, एक्सियस और जितने भी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, पहले होता है ना कि ईरान दावा करता है, बस वो बात नहीं, सब इसको कंफर्म कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से जवाब भी नहीं आ रहा। हां, पायलट की बात अभी तक नहीं समझ आ रही। जहाज तो गिरा है, ये तो कंफर्म हो गया है, ये एक बड़ी बात। दूसरा, ये खबरें भी आ रही हैं कि जितना अमेरिकी फौजियों का नुकसान हुआ है उसको छुपाया जा रहा है, उस बारे में बताया नहीं जा रहा। एक एक करके इस पर बात करते हैं। पहले तो ये जो जहाज गिराना है, और अगर पायलट आ जाता है वाकई सामने, पासवान इनकलाब कह रहे हैं कि जी हमारे पास है, तो पायलट अगर सामने आ जाता है, हो सकता है अभी उसको पकड़ रहे हो या सामने ना लाए हो, जहाज तो गिरा है तो कंफर्म है, तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी? ये एक जहाज नहीं हो समा भाई, इससे पहले भी खबरें आएंगी। मसला यह है कि दोनों तरफ फरीकैन में शदीद किस्म की सेंसरशिप है, खबरें बाहर नहीं आ रही हैं। उस सेंसरशिप की वजह से, और फिर एआई ने जो काम किया है, समझ में नहीं आता कि जो चीज नजर आ रही है वो असली है नकली है। ठीक, मगर जो खबरें हैं, देखिए 20,000 से ज्यादा हमले किए हैं अमेरिका ने, और इतने ही किए हैं ईरान ने। तो अगर 20,000, 40,000, 50,000 हमले हुए, तो आपको लगता है कि 2,000 लोग मरे होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यानी 40-50 हजार हमलों के में अमवात जो है ये हजारों में होंगे तरफैन की। और जो कुछ अब इसराइल में 24 घंटे से हो रहा है वो आप देखें। अच्छा, आपको याद होगा इब्राहिम लिंकन पर इन्होंने हमला जब पहला वाला किया था, जिसकी वजह से उन्हें आउट ऑफ रेंज लेके जाना पड़ा, उस वक्त 5 F-35 वहां पर तबाह हुए थे। अभी खबर आई है कि कल जो इसराइल में हमला किया है वहां पर बहुत बड़ी तादाद में, यानी दर्जनों की तादाद में जहाज तबाह हुए हैं। बार उसको छोड़ देते हैं। इससे पहले एक F-35 का गिरने की खबर आ चुकी है और कंफर्म खबर आ चुकी है, और ये जो गिरा है, तो मैं काफी अरसे से ये बात कर रहा हूं कि ईरान के पास एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद है जो उसने रशिया से ली है। और एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने की वजह से अब जो इनके मिसाइल्स हैं वो तो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, और इनके पास ये टेक्नोलॉजी भी आ गई। तो अमेरिकी टेक्नोलॉजी का तो जनाजा निकल गया। उसके पास जो टेक्नोलॉजी थी, जो सुपरमेसी थी,
अब मसला यह कि अमेरिका जंग लड़ा है 20वीं सदी की, कि वो बेड़े लेकर आएगा, बेसिस पे आएगा, अपने स्टेल्थ जहाजों से बमबारी करेगा, तहस तहस कर देगा, ग्राउंड फोर्सेस उतारेगा और रिजीम चेंज करेगा और उसके बाद अपनी मतलब की रिजीम बनाएगा और जो ऑयल वगैरह और जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हथिया लेगा। लेकिन अब आप देखें कि इस सदी की ये दूसरी बड़ी जंग है। एक इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी जिसमें साबित हुआ कि मगरबी असलहा और अमेरिका के इत्तेहादी जो उस पर रिलाय करते हैं और मगरब पर जो रिलाय करते हैं उनकी टेक्नोलॉजी का वहां जनाजा निकल गया और पाकिस्तान ने बता दिया कि नई सदी की जंग क्या होती है। सेम पैटर्न अगर आप देखें तो आपको यहां नजर आ रहा है कि पहले दिन से ईरान की ड्रोन और मिसाइल डोमिनेंस है आसमानों के ऊपर। अमेरिका और इसराइल की जहाजों की डोमिनेंस नहीं है, जमीन से वो फायर कर रहे हैं और F-35 गिरा रहे हैं। खबर तो ये भी आई थी कि B-2 भी इन्होंने डैमेज किया था जो कतर में लैंड हुआ, क्योंकि सेंसरशिप इतनी इसलिए पता नहीं चला। लेकिन अगर एक गिरा है स्टेल्थ तो इसका मतलब है वो टेक्नोलॉजी मौजूद है, स्टेल्थ और गिरेंगे। और अगर स्टेल्थ गिर जाते हैं तो अमेरिका के पास बचता क्या है? बहरी बेड़े रेंज से बाहर। इब्राहिम लिंकन पर आज दूसरा हमला हो गया। वो फिर जेरार्ड फोर्ड जो सबसे बड़ा है उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि 17 डिफरेंट एंगल से उसको मारा गया और उसको लेकर चले गए, फिर उसकी मरम्मत हो रही है, वो नहीं आ सकता। डब्ल्यू बुश जो है इनका वो अभी तक पहुंच नहीं पा रहा। इनके जो मरीज हैं वो 5000 मरीज वो कहां हैं, वो कौन से बेस पर हैं? क्योंकि वो जहां पर भी होंगे जीसीसी में उधर अटैक हो जाएगा और बड़ा प्रिसीजन के साथ अटैक होगा। बहरी बेड़े आप लेकर आ नहीं सकते। तो ये एक ऐसी जंग हो गई है जिसमें अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी इधर काम नहीं कर रही है। और इस जंग से पहले ये भी साबित था कि वो कहते हैं जी जेडी वेंस ने और कुशनर ने और ये जो इनका वजीर जंग है, इन्होंने सबसे पहले वजीर जंग ने मुझे कहा ये एप्स्टीन आइलैंड के बदतमाश लोग जो है सारे के सारे व्हाइट हाउस में बैठे हुए, इन्होंने फैसला किया कि हमने हमला करना है। CIA ने मना किया, पेंटागन ने मना किया, वहां के जंगी माहिरीन ने मना किया। उन्होंने कहा अगर आपने करना भी है तो इसको एस्केलेट मत कीजिएगा। इन्होंने एस्केलेशन की। बहुत अच्छा मौका था जब पाकिस्तान ने यहां पर इस्लामाबाद में मेज सजा ली थी और फरीकैन इस पर राजी हो जाते। अमेरिका को एक 15 नुकात उसने ऐसे दे दिए जिसका मतलब था कि ईरान सरेंडर कर दे। सारी दुनिया देख रही है कि ईरान इसमें फतेयाब हो रहा है, ईरान सरेंडर नहीं करेगा, आपको ईरान की शर्तों पर आना होगा। तो आपने वो मौका जाया कर दिया। अब आप बमबारी करते रहे, बमबारी देखिए मैं मिसाल देता हूं आपको जी। हमारे पास गजा की स्ट्रिप 20 लाख लोग वहां पे रहते हैं। 2 साल आपको लगे फिजाई बमबारी करके उसको तहस नहस करने में और अभी तक ग्राउंड पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं है। ये 9 करोड़ आबादी का मुल्क है, इसका रकबा बहुत बड़ा है, इसकी ट्रेन आप नहीं जानते। वहां पर 70 लाख लोगों ने तो वॉलंटरी ग्राउंड फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी है। अच्छा, और उनकी यानी 10 लाख तो रेगुलर हैं, 9-10 लाख, और इसके अलावा 60 लाख अलग से, यानी कुल 70 लाख लोग हैं। 70 लाख शहरी ईरान में। आपको शायद अंदाजा हो कि ईरान फोकस करता है अपनी कौम की जो उनकी तरजीहात है कौमी, एक तो वो बेसिक साइंसेस पर उनका बड़ा फोकस है। ईरान जो है वो सालों से जो ये मुकाबले होते हैं मैथमेटिक्स के उसमें चैंपियन है। तो बेसिक साइंसेस, उसके साथ साथ एरोस्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, इसमें उसका बहुत बड़ा काम है जो हमें नहीं पता। और WHO भी उसको मानता है इनके काम को। इसके साथ साथ उनके जंगी ट्रेनिंग और मुश्किल हालात, ये हर शहरी को, जैसे हमारे कभी NCC हुआ करती थी, NCC से भी आगे की ट्रेनिंग इनके यहाँ होती है। तो हर शहरी जो है वो फौजी ट्रेनिंग देता है। तो इसराइल में भी मैंने सुना है, इसराइल भी यही करता है कि उसने भी हर एक के लिए लाजिम किया हुआ है कि जंगी ट्रेनिंग उसने लेनी है। जी। अब इसराइल की तो आबादी इतनी नहीं है ना, ये तो 9 करोड़ आबादी का मुल्क है। तो इसराइल, ईरान के स्पीकर जो हैं असेंबली के, उन्होंने बताया कि 70 लाख रजाकार तैयार है। ईरानी फौज के जो कमांडर इन चीफ है उन्होंने कहा कि अगर ग्राउंड इन्वेजन हो तो फौज को हुक्म ये कि एक शख्स जिंदा बचकर वापस नहीं जाना चाहिए। तो अमेरिका कितनी भी बमबारी करे, अमेरिका दिवालिया हो सकता है, इसराइल दिवालिया हो सकता है, फलस्तीन वाली सूरत हाल पैदा नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा मुल्क है। अच्छा, और सालों ये जंग चल नहीं सकती। अच्छा, इस पर मजीद आते हैं। आर्मी चीफ का तब्दील करना, ये तो जहाज की हमने तफसील से बात की। आर्मी चीफ का तब्दील करना, इसका मतलब ये है कि 2 सूरतें मुझे समझ आती हैं। एक तो ये कि जो कुछ कहा जा रहा था उनको ट्रंप की तरफ से या हेगसेट की तरफ से, जो उनके वजीर हैं जंग के, वो समझ रहे थे, उससे मुतमईन नहीं थे, यानी वो उस तरह कह रहे थे नहीं ये ठीक नहीं है। वो आर्मी चीफ थे, वो कह रहे थे नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे करें, उनकी बात नहीं मान रहे थे। या
दूसरी तरफ यह कि जो जंग में अब तक अचीव किया गया है उससे मुतमईन नहीं है कि जी ये आर्मी चीफ ठीक डिलीवरी नहीं कर पा रहा या उस तरह से जंग हम जीते हुए नजर नहीं आ रहे। दो ही सूरतें हो सकती हैं, वरना अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो क्यों हटाएंगे, या आपकी सारी बातें मान रहा है तो क्यों हटाएंगे। दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो जंग उस तरह नहीं चल रही या वो बात कह रहा था कि ऐसे ना करें, ऐसे नहीं ऐसे करें, वो आगे इनके प्लान के मुताबिक आगे नहीं चलने दे रहा था जंग। हाँ, दोनों बातें हैं। एक तो जंग उस तरह से चल नहीं रही जिस तरह से ये समझ कर आए थे कि 4 दिन में ये घुटनों पर ले आएंगे ईरान को, वहां क़यादत को उड़ा देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन वो चले गए एक नए डॉक्ट्राइन की तरफ जंग की, जिसमें कि उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया पूरे सिस्टम को और उनकी क़यादत भी खड़ी रही। तो 4 दिन में जंग खत्म नहीं हुई, 1 महीना गुजर गया, 1 महीना 5-6 दिन हो गए कि जंग खत्म नहीं हो रही है। तो एक तो जंग उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से वो समझ रहे थे। इसके पीछे इनपुट नहीं था अमेरिकी फौज का, CIA का, पेंटागन का। यह फैसला जल्दबाजी में हुआ है और जल्दबाजी में उन्होंने हमला किया कि जी मिनटों सेकंडों में हम कर लेंगे काम, वो नहीं हो पाया। अब अमेरिकी आप देखें जो रिटायर्ड CIA के लोग हैं, पेंटागन के लोग हैं और हाजिर सर्विस लोग हैं, आपने देखा होगा इनके जो नेशनल सिक्योरिटी के चीफ थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया ना अमेरिका के, ये पिछले महीने की बात है। और उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को नहीं मरवा सकते, कोई प्लानिंग नहीं है। तो फौजी जो प्रोफेशनल है उसको पता है कि यहां से सिर्फ बॉडी बैग्स आने, यहां से और कुछ नहीं होना, और बॉडी बैग्स भी ठीक ठाक तादाद में आने, और बहुत बड़ा जानी नुकसान पहले ही हो चुका है। तो इसलिए वो आर्मी चीफ इनके साथ नहीं चल रहे थे, तो ये किसी और बंदे को अब लेकर आए, उसके नायब को लेकर आए। तो ये साबित ये करता है कि वरना आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जंग के दौरान कोई अपनी आर्मी चीफ को तब्दील नहीं करता, लेकिन इनको करना पड़ा। अच्छा, और मसूद इसमें और भी हैं, कह रहे हैं कि और भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जिन पे तलवार लटक रही है, कोई FBI का नाम ले रहा है, कोई और किसी का नाम ले रहा है। आमिर खाकवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार, सहाफी, कॉलम नवीस, दानिश्वर, मुसन्निफ। आमिर खाकवानी साहब, एक तो पूरी कौम पेट्रोल के हवाले से परेशान है। पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी इतना इजाफा नहीं देखा और इतना महंगा पेट्रोल कभी नहीं देखा, यानी जितना चंद साल पहले का पेट्रोल था उससे ज्यादा तो हमने एक दिन में इजाफा देख लिया है। आप क्या इम्पैक्ट इसका देख रहे हैं? लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं, बहुत परेशान भी है। और सच्ची बात तो ये है, इजाफा बढ़ा तो है लेकिन बहुत ही बेरहमाना और सुफाकाना भी है और जालमाना भी है। मतलब आप देखें ना, 55 रुपए लेवी बढ़ाने की क्या तुक है, लेवी बढ़ाने की क्या तुक है। आपने देखिए, कोई इस वक्त हम सब समझते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस दुनिया में बढ़ी हैं, पेट्रोल में इजाफा एक मतलब काबिल फहम बात है ना, हम में से कोई इसको इनकारी नहीं है। लेकिन देखें, सवाल ये है, पहले इन पे हमेशा होता ही रहा है, माजी में भी जब ऑयल प्राइसेस कम होती है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, ये रिलीफ नहीं देते, ये कहते हैं कि हमारे पास 6 हफ्ते पहले का स्टॉक था। तो इसका मतलब ये है, जंग शुरू होते ही 55 रुपए आपने बढ़ाई, क्यों बढ़ाई? आपके पास तो स्टॉक मौजूद था 4 से 6 हफ्तों का, तो उसमें आपने 55 रुपए खाम खा बिल्कुल एक गलत बढ़ाया। तो वो 55 रुपए अब बढ़ने चाहिए थे जब वो 6 हफ्ते का नया स्टॉक आप ले रहे हैं। फिर आपने जब आपने इजाफा किया तो आपने 137 रुपए का इजाफा किस हिसाब से कर रहे हैं और 55 रुपए लेवी क्यों बढ़ा रहे हैं? आपसे कोई ये तो मुतालबा नहीं कर रहा कि आप तो सब्सिडी दें। ठीक है जी, पाकिस्तान सब्सिडी देने की पोजीशन में नहीं है, हम जानते हैं कि IMF सब्सिडी नहीं देने देगी, लेकिन 55 रुपए अब अपना फेडरल टैक्स क्यों लगा रहे हैं, लेवी क्यों लगा रहे हैं? वो तो और 155 तक 158 तक शायद वो चली गई है लेवी। यानी अगर लेवी निकालने हैं तो मेरे ख्याल 300 रुपए का पेट्रोल पड़ेगा 458 की जगह पे। तो सवाल ये है, ये पूछना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहिए, PMLN के लोगों से पूछना चाहिए और हर उस आदमी से पूछना चाहिए जो इस जालमाना इजाफे का दफा कर रहा है, उसे पूछना चाहिए कि लेवी क्यों लगाई गई, टैक्स क्यों लगाया गया। सिर्फ सर सामा साहब, सिर्फ वाहिद वजह ये है कि अपनी बदतरीन नाहली की वजह से, अपने निकम्मेपन की वजह से ये टैक्सेस में इनका जो शॉर्टफॉल आ रहा था उसको इन्होंने पूरा करने की कोशिश की है लेवी के जरिए। अच्छा, अपनी नालायकी से ये रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर पा रहे, उसका ये इनडायरेक्ट टैक्स लेके लोगों को दलील कर रहे हैं। अच्छा, अब सर ये तो हो गया, अब इस इम्पैक्ट से निकलना है तो हमें जंग के खात्मे का इंतजार करना होगा। अभी वसूल से काफी तफसीली बात हुई, मैं दोबारा भी उनसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इस जंग का क्या करें, क्योंकि जब तक ये नहीं होगी लगता यह है कि हालात और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे खराब हो सकते हैं। क्योंकि अभी की खबर मैं आपको बता रहा हूं, वजीर साहब कह रहे हैं कि बिजली और महंगी हो सकती है। राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, हालात ऐसे रहे तो इससे भी ज्यादा आप महंगाई देख सकते हैं। ये इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन है कि वो बता रहे हैं कि जी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, टैक्स नहीं इकट्ठा कर सके, IMF भी नहीं मान रहा, UAE को हम $2 अरब वापस करने जा रहे हैं, तो हालात बड़े मुश्किल है। तो हाल ही सिर्फ यह है कि किसी तरह से जंग का खात्मा हो सके, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। खाकवानी साहब, तो अभी आप क्या देख रहे हैं जंगी हालात को? आपने दुरुस्त का, जंग भी हमारे हाथ में नहीं है। हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की, सालिसी की कोशिश की, सुलह की कोशिश की और कोशिशें जारी हैं, लेकिन जाहिर बात है जंग हमारे हाथ में नहीं है। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं
ये मामला जंग जल्दी क्विट हो, क्योंकि जंग तो शायद अगले 2 हफ्तों में प्रेसिडेंट ट्रंप ठीक है क्योंकि आगे 2 से 3 हफ्तों में हम निकल जाएंगे, लेकिन सवाल ये निकलने से पहले वो ईरान को किस हाल में छोड़ के जाएंगे। कहीं ईरान के उन्होंने ऑयल की उनके रिजर्व पे और रिफाइनरीज पे या पावर स्टेशन द्वारा पे अगर अटैक किया तो ईरान जवाबी तौर पे अरब खलीजी अरब रियासतों को निशाना बना सकता है, उनकी उन चीजों को, तो वो फिर जहर है पूरे आग ऐसी भड़केगी कि फिर तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो हमारे वो इख्तियार में तो नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, वो चीजें मुश्किल है, लेकिन सवाल ये है कि इनको पाकिस्तान को और हुकूमत को ये तो हम जरूर इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा कोई स्मार्टली प्ले करें और ये जो आप जो लेवी है अपनी वो तो कुछ कम करें, कहीं तो लोगों को रिलीफ दे, सर लोग सर्वाइव तो करें ना, जिंदा तो रहे। ये तो मुश्किल कर दिया, और ऊपर से ये जो एक जो नुमाइशी किस्म के बिल्कुल ड्रामाटाइज किस्म के ड्रामा एक लग रहा होता है, जिस तरह ये इन्होंने स्कीम के ऐलान किए हैं कि जीपीएस रिलीफ देंगे और वो देंगे, वो कहाँ हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम बनेगा जिससे ये मोटरसाइकिल वालों को ये सब्सिडी दे पाएंगे और बाकी को दे पाएंगे, फ्री गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का एक ड्रामा। चले लाहौर भी समझा और जानते हैं, जो 2.5 करोड़ आबादी का शहर हो चुका है लाहौर, कितने लोग उसमें ओरिएंटेड पे सफर करते हैं, ओरिएंटेड का एक रूट ही है खास, मेट्रो पे कितना करते हैं, मैक्सिमम 5 से 7% पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जी आप देखें ना, और आप देखें ये तो लाहौर है ना, मतलब गुजरांवाला में कौन सी मेट्रो चल रही है या फैसलाबाद में कौन सी मेट्रो चल रही है, मुल्तान में और पिंडी में तो मेट्रो है, बाकी पूरा पंजाब है, वहां पे कौन सी गवर्नमेंट सर्विस है जहां पे फ्री देंगे आप? जी कुछ तो ये तो एक भोंडा मजाक है और बड़ा भयानक मजाक है। अच्छा। और इनको चाहिए था, इनको ये रिलीफ को मसम देखिए, रिलीफ हम उनसे ये नहीं मांग रहे कि हमें आप सब्सिडी दें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जो अजाफी टैक्स डाल रहे हैं वो ना डालें। हाँ जी, कुछ मुद्दों ने किया है खाकानी साहब, बात दुरुस्त है कि नहीं, 161 रुपए तो बराह रास्त पेट्रोलियम लेवी है ना, बाकी कोई कार्बन टैक्स के नाम पर, एनवायरमेंट टैक्स के नाम पर कुछ है। मुझे ब्रेक लेनी है सर, मैं आता हूं इस पर, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान है, सहम गए हैं, ऐसा माहौल हमने कभी नहीं देखा। हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने का कहा जा रहा है, लेकिन पहले हुकूमत दिखा देना लाइफस्टाइल उन्होंने चेंज कर दिया है। वो 30 गाड़ियां अगर लेकर फिरते हैं तो वो कोई 3 पर आ जाएं तो फिर लाइफस्टाइल हमें चेंज करते हुए नजर आए। ब्रेक के बाद बात करेंगे ईरान जंग के हवाले से मजीद के क्या वाकई अमेरिकन का जितना नुकसान हुआ है या अमरीकी अफवाज का वो छुपाया जा रहा है, क्योंकि वहां से अभी खबरें आ रही हैं और वहां पर ज्यादा असर बात छुपाई जा सकती, जो बॉडी बैग्स की बात मसूद रजा कर रहे थे, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मैं आपसे कह रहा था, अब कंफर्मेशन हो रही है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। स्काई न्यूज कह रहा है, बरतानिया का बहुत बड़ा चैनल है, बाकी सब चैनल अब इस पर आ गए हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं होगी आलमी सतह पर। A US fighter jet has gone down over Iran according to news reports. An American official has told the Reuters news agency, Reuters दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी एजेंसी है, खबर रसां एजेंसी, the jet had shot down and a search is underway for the pilots. पायलट्स, गौर कीजिएगा मसूद भाई, ये तो कंफर्म हो गया, पायलट्स की तलाश जारी है, पायलट्स नहीं मिल रहे अब। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इससे पहले ये खबर नहीं आई, जहाज गिराने की खबर जरूर आई, जहाज दूसरी जगहों पर गिरे, लेकिन ईरान की फिजाई हदूद के ऊपर गिराना और उसके बाद पायलट्स का लापता हो जाना, इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। जी हाँ, बिल्कुल। मैं काफी अरसे से ये बात कर रहा हूं अपने व्लॉग्स में भी और प्रोग्राम्स में भी कि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है। ईरान ने जो रमजान मुबारक में जंग लड़ी है उसके बारे में उसने कहा कि क्यों रमजान का महीना था तो हम सिर्फ हम डिफेंस पर थे, लेकिन रमजान के बाद हम ऑफेंसिव पोजीशन पर आएंगे। और उनकी जो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बारीक बीनी से पूरी जंग इन्होंने प्लान की हुई थी कि जब भी इन पर हमला होगा तो सारे ऑप्शन इनके जहन में थे कि कब कब हमें क्या क्या कुछ करना है। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं कि हमारे अंडरग्राउंड मिसाइल की फैक्ट्रियां हैं कहां पर, तो आप उसका निशाना कहां बनाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने उस पर कोई अटैक करने में आप कामयाब नहीं हो सकी। तो ईरान के पास अच्छा, कल जो इनके साबिक एक सरबरा एक आला ओहदेदार है CIA के, उन्होंने बताया कि उनके 13 रेडार्स तबाह हो चुके हैं, उन्होंने 16 जहाजों के गिरने की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि हमारे थार्ड और पेट्रियट का जखीरा खत्म हो गया, थार्ड की बैटरियां उड़ा दी गई हैं हमारे पास, और आप देख रहे होंगे कि अब वो रेजिस्टेंस इसराइल में नहीं मिल रही मिसाइलों को जो पहले मिल रही थी, अब वो इस तरह से इंटरसेप्ट नहीं हो रहे। और आप ये भी देख रहे हैं कि UAE ने जो है वो मुआहदा किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ कि आप आके हमारी मदद करें, और सऊदी अरब ने जो है यूक्रेनी गवर्नमेंट से कहा है कि आप आके हमारी मदद करें, तो अमेरिका वहां पर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा। तो ये बिल्कुल सामने बात है, रोशन बात है बिल्कुल कि अमेरिका ये जंग हार चुका है। अच्छा। और किसी भी सूरत में, और ईरान के साथ, ईरान जो इस मैदान में है ये एक तो अपनी मिसाइल पावर के साथ, और इसके साथ 2 सुपर पावर्स जो इस दुनिया की हैं, चीन और रशिया, उनकी जो वॉर कैपेबिलिटीज है उनके साथ ये जंग लड़ रहा है।
क्योंकि ईरान के पास बेदू सिस्टम जो है, चीन का सैटेलाइट सिस्टम, वो है जो इस वक्त तक तमाम सैटेलाइट सिस्टम में सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा उसकी जो कॉन्स्टलेशन है वो कवर करती है दुनिया को। और उसके साथ एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो रशिया से वो ले चुका है, उसका मजारा आपने देख लिया कि F-35 गिर चुका है। तो ये अगले 3 हफ्ते बहुत ही सरप्राइजिंग होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आगे सरप्राइज और भी हो सकते हैं। आमिर खाकवानी साहब, ये जो अभी डेवलपमेंट्स हैं, एक तो आर्मी चीफ का हटाया जाना अमेरिका में, फिर खबरें आ रही हैं कि अमवात छुपाई जा रही हैं और आने वाले दिनों में ज़ाहिर ज़्यादा सदर छुपाई जा सकेगी नहीं। अमेरिका जितना नुकसान बता रहा है इससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर ये पायलट अगर पकड़े जाते हैं तो ये तो बिल्कुल एक और बात हो जाएगी कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहाँ गई, उनकी जो सुप्रीमेसी थी, एयर सुप्रीमेसी, के जब चाहा जहाँ जाकर गिरा दिया। कुछ जहाज तो ईरान के पास है ही नहीं, लेकिन उनका डिफेंस इस तरह से हो जाना। बहुत से लोग कह रहे हैं चीन और रशिया इसमें एक्टिव हैं। मसलन चीन शायद 10 साल में कुछ ना जान सकता अमेरिका के बारे में, जो उसने पिछले 1.25 महीने में जान लिया है अमेरिकन कैपेबिलिटीज के बारे में, उनके इलाके में मौजूद जितनी बेसिस हैं उनके बारे में। तो यहां तो इंफॉर्मेशन ही सब कुछ होती है। जी खाकवानी साहब। अच्छा, खाकवानी साहब की शायद लाइन ड्रॉप हुई है। यही सवाल आपसे चीन वाला मसूद, जैसी लाइन उनके साथ मिलेगी मैं फौरन शिफ्ट हो जाऊंगा। उसके लिए कता कलामी की पहले ही माजरत कर रहा हूं पेश की। लेकिन ये चीन को तो बहुत कुछ पता लग गया, चीन और रशिया को। जी उसामा भाई, ये चीन और रशिया को तो बहुत कुछ पता पहले भी था, और जाहिर सी बात है वो तो मुसलसल जो है वो अमेरिका के साथ ही उनका सारा मामला चल रहा था। तो उनकी जो भी तैयारी है वो अमेरिका के सामने रखते हुए कि अगर उन्होंने दुनिया में अपनी कदम जमाने और एक सुपर पावर के तौर पे आगे बढ़ना है, तो चीन तो 2030 तक किसी भी इलाकाई और इंटरनेशनल तनाजे में नहीं पड़ने वाला। और वो उसकी तैयारी यही है कि जो कुछ भी होगा 2030 के बाद होगा, जब तक उसकी मईशत भी अमेरिका से आगे निकल चुकी होगी, जो इस वक्त के आदादोशुमार है उसके मुताबिक। तो मालूमात सारी थी। मामला यह है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग के वक्त आपको याद होगा कि पाकिस्तान के पास पूरी विजिबिलिटी थी इस इलाके की। पाकिस्तान को पता था कि इंडिया के कौन से बेस पर कहां कौन सा मिसाइल जहाज खड़ा हुआ है, कब वो स्टार्ट होता है, कब वो हवा में आता है, कौन सा प्रोजेक्टाइल वो फायर कर रहे हैं। बस फर्क इतना था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फासला बहुत कम था, इसलिए सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल अगर वहां से फायर हो तो उसमें ना वो रोक सकते हैं हमें, ना हम उन्हें रोक सकते हैं। यहां पर फासला बहुत ज्यादा है और विजिबिलिटी ईरान के पास पूरी है, जो समझ रहे थे कि ईरान अंधेरे में। तो आज की जो जंग है वो क्योंकि BVR जंग है, बियॉन्ड विजुअल वॉर है, तो इसमें आप डॉग फाइट नहीं करते, आप जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के सामने लड़ रहे हो, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है। अब आपको ये पता है कि ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसमें ईरान दुनिया के टॉप 10 ममालिक में आता है और मुस्लिम ममालिक में नंबर 1 पर आता है स्पेस टेक्नोलॉजी में। अच्छा, इसके अलावा आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी उसकी देख ली, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल। अब उसको जब बेदू 3 की कॉन्स्टलेशन मिल जाती है, जिसमें कि तीनों टीयर्स मौजूद हैं, अपर द एटमॉस्फेयर जो हॉरिजॉन है वो हॉरिजॉन के अंदर, और बिल्कुल ग्राउंड के साथ जो मिसाइल्स और जो इनके हथियार जा सकते हैं उनको मदद मिल जाती है और पूरी विजिबिलिटी हो जाती है। तो फिर इस पे तो टोटल डोमिनेंस आपको ईरान की नजर आती है, अगर ये बात दुरुस्त है। और दुरुस्त क्यों है? क्योंकि हमने F-35 को गिरते हुए देख लिया। यानी F-35 तो वो है जो, अच्छा अब F-35 जो है ये नॉर्मल रडार से नहीं गिर सकता सर। अच्छा। नॉर्मल जो रडार्स हैं उनमें तो ये एक परिंदे की तरह या एक बॉल की तरह, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये क्या चीज है। इसके लिए टेक्नोलॉजी दूसरी है और वो टेक्नोलॉजी अब ईरान के पास मौजूद है और उसमें वो सब कुछ है। तो अब डोमिनेंस ईरान की है इसके अंदर। तो सर मामला यह है कि ये जंग अमेरिका हार चुका है। अमेरिका को शिकस्त कबूल कर लेनी चाहिए, और वो जब तक शिकस्त कबूल नहीं करेगा तो ये एक हाइब्रिड इंटरनेशनल, मैं कहता हूं तीसरी जंग अजीम हाइब्रिड तौर पे शुरू है। अच्छा, ये अमेरिका भी इसमें शामिल है। ओके। नहीं, हाँ। अमेरिका भी इसमें, चीन भी इसमें शामिल है और रशिया भी इसमें शामिल है। तो अगर ये जंग खुदा न खास्ता आगे बढ़ती है तो फिर ये तो आप कह रहे हैं ना हाइब्रिड, यानी पीछे हैं वो, तो अगर कुछ और ममालिक बीच में आ जाते हैं, जिस तरह हमने यमन का सुना, यमन के हुसी जो हैं वो भी ऐलान कर चुके और उन्होंने बाकायदा एक मिसाइल भी फायर किया और इसराइल ने कहा कि हाँ हमारे ऊपर इन्होंने भी मिसाइल फायर कर दिया, अगर जब वो छोटी एंटिटी है। लेकिन अगर इस तरह से ये चीज फैलती है और ये रोल इसी तरह, जिस तरह रशिया के खिलाफ हमें पता है यूक्रेन जंग में यूरोप का, अमेरिका का बड़ा रोल रहा और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने साफ ऑफर की कि आप यूक्रेन को इंटेलिजेंस फराहमी बंद कर दें, हम ईरान के खिलाफ बंद कर देंगे। तो आपने दुरुस्त कहा 100% के पीछे तो ये चीजें हो रही हैं, लेकिन इससे जो इकोनॉमी हम कोलैप्स एक देख रहे हैं, पाकिस्तान या एशियन इकोनॉमी सबसे ज्यादा उससे इफेक्ट हो रही है, लेकिन जिस तरह बाकी इफेक्ट हो रहे हैं,
तो ये तो दिहाइयां पीछे सब चले जाएंगे। क्या इस जंग को सस्टेन कर सकेगा? यूरोप तो पीछे हटा हुआ है, वो तो पहली दफा है कि ट्रंप बार बार कह रहे हैं मैं नेटो छोड़ दूंगा। जो इत्तेहाद था कि किसी एक मुल्क पर हमला सब पर तस्वुर होगा, वो उससे निकल रहे हैं। बरतानिया कहते हैं जो मर्जी कर लो, कहते हैं जो करना है गालियां निकालनी है गालियां निकाल लो। फ्रांस का सदर कहता है जो मर्जी कर लो, मेरी बीवी का मेरा मजाक उड़ाना उड़ा लो, मैं नहीं आ रहा इस जंग में। और ट्रंप कह रहे हैं आपने हुर्मुज़ जिसने खुलवानी है खुद चला जाए, भाई हम तो नहीं जा रहे, हमारा तो ये मसला ही नहीं है। तो इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इस जंग को सस्टेन किया जाएगा जिसमें इतने प्लेयर्स ऐसे हों कि जो लड़ना ही नहीं चाह रहे, आना ही नहीं चाह रहे इस जंग में। जी देखिए, जो हिकमत अमली ईरान ने इख्तियार की थी डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के बाद, डोनाल्ड ट्रंप वो हिकमत अमली इख्तियार करते हुए नजर आ रही, और ये एक और मिसफायर है, एक और गलती है। ईरान ने क्या किया था, इस पूरी दुनिया की तकलीफ, इस पूरी जंग की तकलीफ पूरी दुनिया को पहुंचा दी थी माशी तौर पर। अब जब ट्रंप को समझ में आ गया कि कोई उनकी मदद को नहीं आ रहा, वो अपना हुर्मुज़ खुलवा नहीं सकते, उनके बहरी बेड़े जो है वो कबाड़ बनकर रह गए, उनके स्टील्थ जहाज गिराए जा रहे हैं। ईरान के पास S4, S3 और S500 मौजूद है, उनका अपना बनाया हुआ जो डिफेंस निजाम है वो मौजूद है, जो उनको इंटरसेप्ट भी कर रहा है और नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो फिर उल्टा गेम शायद उसने खेला है कि मैं अब इस जंग को बढ़ाऊंगा और पूरी दुनिया को तकलीफ दूंगा, उनकी मईशतों को तबाह करूंगा। लेकिन उसको ये अंदाजा लेंगे कि जिस दिन पेट्रोल की कीमत $200 पे पहुंच गई, अमेरिकी इकोनॉमी का संभलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब जहां तक पूरी दुनिया डूबेगी तो अमेरिका भी डूबेगा। तो अब इस जंग में अमेरिका की शिकस्त उसको तस्लीम कर लेनी चाहिए, रुक जाना चाहिए, वरना इसमें जहां पूरी दुनिया का नुकसान होगा। अभी तो ये नुकसान हो रहा है ना कि अमेरिका अपनी फेस सेविंग ना कर सके, लेकिन अपने एसेट्स को कहीं ना कहीं बचा सकता है, अपने असर रसूख को बचा सकता है। लेकिन अगर उसकी इकोनॉमी पर जक पड़ेगी और इतनी बड़ी, अब देखिए ना अमेजोन के डेटा सेंटर पर हमला हो चुका है। अगर ये जंग आगे बढ़ती है और हौतीस जो है वो जाकर इंटरनेट केबल काट देते हैं, तो फिर दुनिया का जो बैंकिंग सिस्टम है बैठ जाएगा। वो हम देख रहे हैं। इसराइल का क्या है? क्योंकि असल पुश तो इसराइल की तरफ से, उनकी लॉबी की तरफ से है अमेरिका पर, और उसमें अमेरिका आगे आगे है, उसकी मशीनरी यूज हो रही है, वो सब अपनी जगह। लेकिन इसराइल का क्या है? वहां जो नुकसान हो रहा है वो कितने मैं अर्ज करता हूं। देखिए, गोलान की पहाड़ी, उन्होंने कहा कि हमने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, नसरुल्लाह को मार दिया, उन्होंने हौतीस को कमजोर किया, उन्होंने शाम में और इराक में जो मलेशिया से उन्हें चुन चुन के निशाना बनाया। लेकिन ये जंग शुरू होती है, अभी 2 दिन पहले मुश्तबा खामनई साहब ने मुबारकबाद और अपनी एतमाद का पैगाम भेजा है हिजबुल्लाह के कमांडर्स को। और पहली मर्तबा हुआ है 35 सालों में कि हिजबुल्लाह ने गोलान की पहाड़ियों से उतरकर अपना वो इलाका जो इसराइल ने उससे छीन लिया था वो वापस ले लिया है। उनके दर्जनों टैंक्स जो हैं वो कबाड़ बना दिए गए, तबाह कर दिए गए हैं। इसराइल इस वक्त एक तरफ हौतीस हैं जिन्होंने हमला किया मिसाइलों से, और वह हैरान है कि ये मिसाइल हम रोक नहीं पाए, यानी ईरानी टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल हौतीस के पास भी हैं जो वो फायर कर रहे हैं। हौतीस, हिजबुल्लाह, वेस्ट बैंक, गजा, इराकी मलेशिया और शाम की मलेशिया, 7 महाज हैं जिसपे घिरा हुआ, और फिर बराह रास्त हमले ईरान की तरफ से 7-8 महाजों पर इस वक्त इसराइल घिरा हुआ है। और इस वक्त जो उधर तबाही हुई है, खासतौर पर गुज़िश्ता 2-3 दिनों में, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जी कोई डिफेंस निजाम मौजूद नहीं है, और वो मनाजिर जो हमने गजा में देखे थे वो अब हमें इसराइल के अंदर नजर आ रहे हैं। तो इसराइल इस जंग को रुकवाना चाहता है, लेकिन वो रुकवाए कैसे? क्योंकि अगर नेतन्याहू ने ये जंग रुकवाई तो जैसे ही जंग रुकती है नेतन्याहू को जेल होगी, वो जेल में जाएगा। उसने इसी हफ्ते अपनी सजा माफी की और अपने केसेस की माफी की एक दरख्वास्त इस्राएली सदर को भेजी थी, जो इस्राएली सदर ने वापस कर दी मुस्तरद करके कि तुम्हारे केसेस जो हैं वो अदालत में ही चलेंगे। तो उसके ऊपर भी चार्जेस हैं। एप्स्टीन फाइल्स जो हैं, आपको पता है कि ये अपना बहुत कैपिटल लूज कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बका उस वक्त तक है जब तक ये जंग चल रही है, और अमेरिका और इसराइल की बका भी उस वक्त तक है जब तक ये जंग वो जितना इसको चला सके, और मुझे नहीं लगता कि ये 2 हफ्ते से ज्यादा इसको चला सकेंगे। अच्छा। ईरान के पास लूज करने को कुछ नहीं है ना, ईरान के पास ये है कि आप उसकी जमीन पर कब्जा कर लें और वहां पर नई हुकूमत कायम करा दें। ईरान को तो नहीं चाहिए कि वो जाके इसराइल पर कब्जा करेगा या अमेरिका पर कब्जा करेगा। तो अगर ईरान ने अपना दिफा कर लिया, आपने उसका सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन आप उस पर कब्जा नहीं कर सके, तो कौम दोबारा खड़ी हो जाएगी। लेकिन आप कब्जा नहीं कर सके, आप रिजीम चेंज नहीं करा सके, आप उनके मिसाइल प्रोग्राम को नहीं रोक सके, तो इसका मतलब है हार आपकी होगी। अच्छा, अभी सीएनएन कह रहा है रफली हाफ ऑफ ईरान्स मिसाइल लॉन्चर्स आर स्टिल इंटैक्ट एंड थाउजेंड्स ऑफ वन वे अटैक ड्रोन्स रिमेन इन ईरान्स आर्सेनल डिस्पाइट यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स अगेंस्ट मिलिट्री टारगेट्स अकॉर्डिंग टू रीसेंट यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट्स।
अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्टें कह रही हैं कि आधे उनके पास लॉन्चर भी पड़े हुए हैं जिनसे मिसाइल दागे जा सकते हैं, और हजारों अभी भी उनके पास ड्रोन्स हैं, और जिस तरह वो ज़ेर ज़मीन वो कह रहे हैं। अब ये उनकी जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है वो ये कह रही है। अब अगर इसी को दुरुस्त मान लिया जाए तो लगता यह है कि आने वाले दिनों में शायद और मुश्किल होगा बाकी जो आधे रह गए हैं उसको भी टारगेट। उसामा भाई, ये तो सरकारी आदालत में शुमार, सरकारी जी 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 अमेरिकन इंटेलिजेंस के हैं। घटा के दिए जाते हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस की अगर ये खबर बाहर आई है तो मौजूद है, वो तैयार करे जहनी तौर पर कि अभी हमारा और नुकसान हो, क्योंकि अभी इतना खतरा मौजूद है। जब वो, मेरा ख्याल है बीच में कोई कॉल आ रही है, इंटरनेट का मसला है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं। जी प्लीज, हाँ जी बताएं क्योंकि मैं क्लोजिंग की तरफ जाना है, लास्ट मिनट है, प्लीज मसूद भाई जी। हाँ, बस मैं आपसे अर्जी कर रहा हूं कि अभी एक रिपोर्ट आई है कि ईरान के जो मिसाइल हमले हैं वक्त के साथ उसमें कमी नहीं हुई है बल्कि उसमें इजाफा। अच्छा, तो आप समझ लें कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कितना इंटैक्ट है, उनके पास कितनी पावर है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद रजा, सीनियर जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, एंकर पर्सन, और बड़ी तफसील से उनसे बात हुई और उन्होंने जिस तरह से कई इंकशाफात किए हैं कि दोनों तरफ से चीज़ों को पूरी तरह नहीं बताया जाता, लेकिन ईरान इस जंग को काफ़ी लंबा चला सकता है और उसको सिर्फ खड़े रहना है, और उसकी सलाहियत के बारे में अभी भी जितनी रिपोर्ट्स थी कि जी अब खत्म हो जाएगी, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन मसूद रजा ने एक बड़ी अहम बात की कि उनकी नज़र में, सारे तज्जिया बहुत मुश्किल होता है कि हम एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर सकें, लेकिन जो खबरें उनके पास हैं, जो नज़र में हैं, या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, उनकी बुनियाद पर वो कहते हैं शायद 2 हफ्ते से ज़्यादा इसराइल या अमेरिका मजीद इस जंग को ना चला पाए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आता चला जा रहा है इकॉनमी पर और इसराइल की साख, और वहाँ पर जिस तरह से अटैक्स ज़्यादा प्रेसिजन के साथ होने लगे हैं, ये इसराइल ने कभी वहमो गुमान में नहीं सोचा था। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।